Hello everyone and welcome back. How are you all? I hope everything going great and amazing. तो मैम हम मिले हैं आज इस सेशन में टू रिवाइज एंटायर चैप्टर ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। मैम ये चैप्टर देखने के पहले एक प्री रिक्विजिट है कि आपको टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट का चैप्टर आना चाहिए। अगर आपका वो पेंडिंग है तो पहले आप टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट का रिवीजन देखेंगे एंड उसके बाद यू विल कम टू द वीडियो ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। राइट मैम, बिकॉज यहाँ पे रेफरेंसेस यूज होंगे सेक्शन 31 के जो टैक्स इनवॉइस में कवर्ड है। Done, ma'am. Is the chapter A category, B category और C category? It is not A, it is not C. हम इसे B बोल सकते हैं, मतलब हमेशा आता है ऐसा नहीं है, बट हाँ एक कोर कॉन्सेप्ट है तो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट आप इग्नोर कर पाओ वैसा भी नहीं है, सो वी कैन कंसिडर इट एज B कैटेगरी। राइट मैम, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे CGST एक्ट। अब मैम सेक्शन कैसे याद रखना है, तो यार किसी ने आके आपसे पूछा कि ओए टाइम क्या हो रहा है, ओए टाइम क्या हो रहा है, तो आपने बोला मत पूछ भाई, जिंदगी की तो 12 बजी है। तो मैम 12 बजे, 12 बजे सेक्शन 12 आता है टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम क्या हो रहा है, जिंदगी की तो 12 बजी है। तो मैम एट 12 o'clock सेक्शन नंबर 12 विच इज टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स, एंड देन तुरंत से चिपक के आता है मैम सेक्शन 13 विच इज टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज। इन दोनों को बैक टू बैक हम लोग एक साथ याद कर लेंगे। राइट मैम, एक बार मैं आपको सब सेक्शंस बताती हूँ ताकि एकदम क्लैरिटी आ जाए। सो मैम सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स, सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज, दोनों का ही सब सेक्शन 1 बोलता है कि टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ना ही क्यों है, व्हाट इज द नीड टू स्टडी टाइम ऑफ सप्लाई। तो हम बोलेंगे मैम जैसे ही टाइम ऑफ सप्लाई आएगा लायबिलिटी टू पे अराइज हो जाएगी। आज मैम मेरा बर्थडे लेटेस्ट से दिसंबर में आता है, मेरे को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी मेरे बर्थडे की कि भाई कुछ भी खराब नहीं होना चाहिए, तो मैंने सितंबर में ही बेकर को कॉल करके बोल दिया कि दिसंबर में बर्थडे है, 20 दिसंबर को बर्थडे है, 19 दिसंबर रात को 12 बजे से पहले पहले केक मेरे घर पे पहुंच जाना चाहिए, इतना हम एडवांस में आपको ऑर्डर दे रहे। उन्होंने बोला ठीक है, सितंबर में ऑर्डर दिया, लेट्स से अक्टूबर में बेकर का कॉल आया कि अरे यार वो हमारे ध्यान से निकल ना जाए, आपने इतना जल्दी ऑर्डर दे दिया, तो एक काम करो ना, आप थोड़ा सा 30-40% टोकन मनी एडवांस दे दो। मैंने बोला चलो ठीक है, अक्टूबर में मैंने कुछ एडवांस दे दिया, नवंबर में लेटेस्ट से उन लोगों ने मुझे इनवॉइस इशू करके दे दिया, एंड मैम दिसंबर में एक्चुअली मुझे केक डिलीवर हुआ। उसके बाद जो पेंडिंग पेमेंट था वो मैंने जनवरी में करा। तो मैम एक इतनी सी सप्लाई के लिए इतने सारे महीने और इतने सारे पॉइंट ऑफ इवेंट्स इन्वॉल्व है, तो मैं एग्जैक्टली किस मोमेंट पे बोलूंगी कि सप्लाई हो गया है मैम, बिकॉज जिस महीने में सप्लाई हो गया उसी महीने का रिटर्न भरते टाइम मुझे क्या करना पड़ेगा, रिटर्न में इसे शो करके लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई के एक सप्लाई के ट्रांजैक्शन में बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं, बट वो मोमेंट जब टाइम ऑफ सप्लाई आता है उस मोमेंट पे आपकी लायबिलिटी टू पे अराइज हो जाती है। तो गुड्स के लिए सेक्शन 12(1) बोलता है, सर्विसेज के लिए सेक्शन 13(1) बोलता है कि जब भी आपका लायबिलिटी टू पे अराइज होगा, मतलब जब भी टाइम ऑफ सप्लाई आएगा तब आपका लायबिलिटी टू पे अराइज हो जाएगा। राइट मैम, देन उसके बाद 12(2) और 13(2) दोनों बात करते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म वाली सप्लाई की। अगर आप गुड्स को फॉरवर्ड चार्ज में या सर्विसेज को फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में सप्लाई करते हो तो एज अ सप्लायर आपको चिंता रहेगी कि कब टाइम ऑफ सप्लाई आएगा, बिकॉज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है मैम, सप्लायर की। तो थिंक लाइक यू आर अ सप्लायर, आप सप्लायर हो, आपने फॉरवर्ड चार्ज में किसी को गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर दिया है, तो अब आप सोच रहे हो कि यार टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा, क्योंकि उस टाइम पे मुझे लायबिलिटी टू पे अराइज हो जाएगी। तो मैम पहले हम लोग गुड्स के लिए समझते हैं 12(2) फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। क्या आप एक नॉर्मल सप्लायर ऑफ गुड्स हो, या आप एक कॉम्पोजिशन सप्लायर ऑफ गुड्स हो, या फिर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग ऑनलाइन मनी गेमिंग हॉर्स रेसिंग कसिनो वाले स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के सप्लायर हो, या कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन हो, तो एक तरीके से ट्रीट करा जाएगा और बाकी सारे नॉर्मल सप्लायर ऑफ गुड्स को अलग ट्रीट किया जाएगा। आपके क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चंस है सारे नॉर्मल सप्लायर को लेके हैं, एंड 99.999% एग्जाम में क्वेश्चन भी नॉर्मल सप्लायर का ही आता है। मैम यहाँ पे हम बोलते हैं जिस भी दिन हमने इस सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए इनवॉइस इशू करा है, या तो फिर मैम जो भी हमारा लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस था, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर है,
तब हम बोलेंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई आ चुका है। मैम ये लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस कैसे पता चलता है? सेक्शन 31 से। इसलिए बोला कि पहले आपको टैक्स इनवॉइस का चैप्टर आना चाहिए कि मैम जिस भी दिन हम गुड्स को रिमूव करते हैं या जिस भी दिन हम गुड्स का डिलीवरी दे देते हैं वही हमारा लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस हो जाता है, एंड उस दिन तक मैक्सिमम हमें इनवॉइस इशू करना रहता है। उसके पहले कर दिया तो पहले टाइम ऑफ सप्लाई, उसके बाद किया तो भी मैक्सिमम जो लास्ट डेट होगा उस दिन आपको टाइम ऑफ सप्लाई मानना पड़ेगा। मतलब मैम यहाँ पे गुड्स के केस में मुझे पेमेंट के डेट से कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, अभी अपन ने जो एग्जाम्पल लिया, सितंबर में ऑर्डर दिया मैम, अक्टूबर में थोड़ा सा एडवांस पेमेंट करा, नवंबर में मुझे पूरा इनवॉइस इशू करके दे दिया गया था, और मुझे जो डिलीवरी मिली है केक की वो दिसंबर में मिली। तो मैम डिलीवरी दिसंबर में मिली मतलब लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस दिसंबर में थी, बट हमने इनवॉइस पहले ही इशू कर दिया नवंबर में। सो विच एवर इज अर्लियर के हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई कब आ जाएगा? नवंबर में। तो नवंबर मंथ का रिटर्न भरते टाइम इस केक के ऊपर लाइबिलिटी सप्लायर को डिस्चार्ज करनी पड़ेगी। राइट मैम, पेमेंट आपने कभी भी किया हो उससे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म नॉर्मल सप्लायर ऑफ गुड्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओनली टू इवेंट्स, इनवॉइस, लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर, वो बन जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन मैम आप एक कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन हो या स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स के सप्लायर हो, तो ऐसे केस में हम बोलते हैं इनवॉइस, लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस, या तो फिर मैम पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इधर अगर हमने एडवांस पेमेंट मिला तो वो हमें कंसिडर करना पड़ेगा। मानो मैंने जिससे केक परचेस करा वो एक कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, तो फिर मैम सप्लायर ऑफ गुड्स कॉम्पोजिशन या स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है, तो मैम सितंबर में ऑर्डर दिया उससे कोई मतलब नहीं, अक्टूबर में हमने लेटर से 30% पेमेंट करा, मैम नवंबर में इनवॉइस इशू हुआ है, दिसंबर में एक्चुअल डिलीवरी हुई मतलब लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस था, और जो बचा हुआ पेमेंट था ना मैम 70%, वो मैंने जनवरी में करा। नाउ अगर नॉर्मल सप्लायर होते तो मैम सबका टाइम ऑफ सप्लाई नवंबर आ जाता, इनवॉइस लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। बट लेट अस से ये कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन का केस है, तो मैम ऐसे केस में हम बोलेंगे कि पेमेंट भी हमें चेक करना है। तो इनवॉइस कब है मैम? नवंबर में। लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस दिसंबर में, और पेमेंट दो टुकड़ों में मिला है मैम, थोड़ा पेमेंट अक्टूबर में और बचा हुआ पेमेंट जनवरी में। मतलब मैम थोड़े पेमेंट के लिए मैं विच एवर इज अर्लियर देखूं तो अक्टूबर आएगा, यानी जो 30% पेमेंट है उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई विल बी अक्टूबर, और जो बचा हुआ पेमेंट है ना मैम उसमें इनवॉइस, लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर देखूं तो बचे हुए 70% पेमेंट के लिए नवंबर विल बी बिकमिंग माई टाइम ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे पेमेंट अगर आपको दो टुकड़ों में मिलता है तो हो सकता है कि आपका टाइम ऑफ सप्लाई भी दो अलग अलग डेट्स पे आ जाए, क्योंकि एडवांस के लिए तो वो टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा एंड रिमेनिंग के लिए पेमेंट बाद में है, इनवॉइस पहले है, तो पहले टाइम ऑफ सप्लाई लेना पड़ेगा। बट फॉर अ नॉर्मल सप्लायर ऑफ गुड्स पेमेंट की डेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेम क्वेश्चन में पूरा 100% अमाउंट का टाइम ऑफ सप्लाई नवंबर ही हो जाता। मैम पेमेंट का मतलब क्या? बुक या बैंक विच एवर इज अर्लियर। जिस दिन मैंने बुक में एंट्री कर ली कैश या बैंक में पैसा मिलने की एज अ सप्लायर, या तो फिर जिस दिन मेरे बैंक में एक्चुअली वो पैसा क्रेडिट हो गया है, बुक एंट्री बैंक क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर है, वही मेरा डेट ऑफ पेमेंट यहाँ पे बन जाएगा। और मैम अगर मुझे 1000 रुपए तक के स्मॉल एडवांसेस मिलते हैं तो मेरे पास ऑप्शन रहता है कि मैं पेमेंट की डेट को इग्नोर कर दूं और नॉर्मल सप्लायर्स की तरह ही टाइम ऑफ सप्लाई निकालूं। लेट अस से मैम केक टोटल था 5000 का, मैंने 1500 रुपए एडवांस दिए एंड बाकी का 3500 बाद में दिया, तो कंपलसरी ऐसे ही टाइम ऑफ सप्लाई निकालना पड़ेगा। बट मैंने टोकन मनी सिर्फ 500 दिया एंड बाकी का 4500 पूरा बाद में जान में एक साथ पे करा था, तो मैम ऐसे केस में ये 500 लेस देन इक्वल टू 1000 है क्या? हाँ मैम। तो मेरे पास ऑप्शन है कि अगर मुझे अक्टूबर में मानना है 500 का टाइम ऑफ सप्लाई तो मैं मानूं, नहीं तो मैं इसे इग्नोर भी कर सकती हूँ। 1000 रुपए तक का पेमेंट है, आप उसे एडवांस में इग्नोर कर दो, कोई बात नहीं, पूरा टाइम ऑफ सप्लाई आप नॉर्मली जैसे नॉर्मल लोगों के लिए मानते हैं वैसे नवंबर में मान लेना। सो स्मॉल एडवांसेस अप टू ₹1000 का आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप पेमेंट की डेट को इग्नोर कर दो और नॉर्मली टाइम ऑफ सप्लाई निकालो। राइट मैम, देन इफ वी टॉक अबाउट 13(2) सर्विसेज का फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, यहाँ पे आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछना है कि क्या इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ था? सप्लायर ने इनवॉइस टाइम पे इशू किया क्या? मैम सर्विसेज के केस में एज पर सेक्शन 31 जिस भी दिन सर्विसेज हुई है उसके पहले या वहां से 30 डेज में बैंक, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह के लिए 45 डेज में आपको इनवॉइस इशू करना रहता है। कंटिन्यूअस के केस में ड्यू डेट ऑफ पेमेंट असर्टेनेबल है तो वो, नहीं तो एक्चुअल पेमेंट इवेंट तक इनवॉइसेस इशू कर दो। ये सारी लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस
सेक्शन 31 में आती है। तो क्या उस लास्ट डेट के अकॉर्डिंग हमने सर्विस का इनवॉइस इशू कर दिया है क्या टाइम के अंदर? हाँ मैम, कर दिया है। तो फिर इनवॉइस या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। नहीं मैम, इनवॉइस लेट इशू हुआ है, एज पर सेक्शन 31 इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ है। तो जिस दिन सर्विस कंप्लीट हुई या जिस दिन पेमेंट करा, विच एवर इज अर्लियर है, उसे आप टाइम ऑफ सप्लाई ले लो। तो अगर इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ है तो इनवॉइस पेमेंट अर्लियर, नहीं तो फिर सर्विस पेमेंट अर्लियर। अगेन मैम, पेमेंट की डेट वही होगी, बुक एंट्री बैंक क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। और अगर 1000 रुपीज तक के स्मॉल एडवांसेस मिले हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इस एडवांस मनी को क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो और सीधा इनवॉइस टाइम पे इशूड है तो इनवॉइस, और नहीं तो सर्विस, इसी को टाइम ऑफ सप्लाई मान सकते हो। मतलब दोनों ही फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म्स में मेरे पास ये ऑप्शन रहता है कि अगर 1000 रुपए तक का पेमेंट का छोटा अमाउंट है तो मैं पेमेंट डेट को इग्नोर करूं, 1000 से बड़ा हुआ तो कंपलसरी ऐसे ही टाइम ऑफ सप्लाई निकालना पड़ता है। राइट मैम। देन उसके बाद आता है सेक्शन 12(3) और सेक्शन 13(3) जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात करता है। मतलब अगर कोई गुड्स है जैसे कि रॉ कॉटन, तेंदू लीव्स, टोबैको लीव्स, कैशू नट्स, एसेंशियल ऑयल्स, मेटल स्क्रैप्स और रॉ सिल्क वगैरह, नोटिफाइड कुछ गुड्स है मैम जो आरसीएम में टैक्सेबल होते हैं, तो सेक्शन 12(3). एंड बहुत सारी सर्विसेज की हमने लिस्ट देखी है जो आरसीएम में टैक्सेबल होती है, वो आएगी सेक्शन 13(3) में। इसका टाइम ऑफ सप्लाई मैम रेसिपिएंट निकालेगा। क्यों? क्योंकि आरसीएम भरने की लायबिलिटी किसकी है? रेसिपिएंट की। तो कब एग्जैक्टली आरसीएम भरना है उसका टेंशन भी किसको होगा? रेसिपिएंट को। तो रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे मैम, तो गुड्स के लिए हम बोलेंगे जिस दिन हमें गुड्स रिसीव हो जाते हैं। अब हम रेसिपिएंट है तो हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, जिस दिन हमें गुड्स रिसीव हो गए, या तो जिस भी दिन हमने इन गुड्स के लिए पेमेंट करा, या जिस दिन सप्लायर ने मुझे कोई इनवॉइस या डॉक्यूमेंट इशू करा, वहां से 31st डे विच एवर इज अर्लियर है, वो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। डे फॉलोइंग 30th डे भी बोल सकते हैं या सीधा 31st डे भी बोल सकते हैं। तो मैम लेट अस से 15 जनवरी से मुझे 31st डे निकालना हो तो सप्लायर ने मुझे जो इनवॉइस दिया उसमें 15 जन का डेट है। मैम जैन में कितने डेज होते हैं? टोटल 31। तो मैम 15 जैन से 31 डेज एग्जैक्टली 15 फेब आ जाएगा। लेकिन लेट अस से मैम 15 फेब से 31 डेज निकालने हैं तो फेब में टोटल 28 डेज होते हैं, -15 कर लो तो बचे कितने मैम? 13 डेज यहाँ पे फेब के, एंड प्लस प्लस आप कर लो 31 - 13, जितने भी दिन यहाँ पे बच जाते हैं वो आप इधर ऐड कर लो। टोटल हैज टू बी 31, सो 31 - 13 क्या आ जाएगा? कर लो यार, मेरे को कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा बिकॉज ध्यान रिविजन में है। सो मैम वी विल से कि 31 - 13 18। सो मैम 18 मार्च को यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? डे फॉलोइंग 30th डे या 31st डे आ जाएगा। इट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट। तो जिस दिन आपको गुड्स रिसीव हुए, जिस दिन आपने पेमेंट कर दिया, पेमेंट मतलब वही बुक बैंक अर्लियर, वहां पे बैंक में पैसा आता है तो बैंक क्रेडिट होता है, यहाँ पे बैंक से पैसा जाएगा बिकॉज हम रेसिपिएंट है तो बैंक डेबिट हो जाएगा। तो बुक एंट्री बैंक डेबिट विच एवर इज अर्लियर आपका पेमेंट का डेट, और इनवॉइस से आप कैलकुलेट कर लोगे 31st डे। कैसे करना है मैम? जो भी डेट दी है उसको छोड़ के अगले दिन से 31 डेज टोटल आपको गिन लेने हैं, एंड दैट बिकम्स योर 31st डे फ्रॉम इनवॉइस। विच एवर इज अर्लियर है वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। 1000 रुपए तक का कोई स्मॉल एडवांस का बेनिफिट यहाँ पे नहीं है। 1 रुपया भी अगर एडवांस गया, पेमेंट की डेट 1 रुपए की भी अगर पहले आ गई तो टाइम ऑफ सप्लाई मानना ही पड़ेगा। दोनों फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आपको 1000 रुपए तक का बेनिफिट मिलता है, दोनों रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपको कोई भी बेनिफिट 1000 रुपए तक का नहीं मिलता है। राइट मैम। देन अगर हम बात करते हैं सर्विसेज में, अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सप्लाई है तो देखो गुड्स हमें फिजिकली रिसीव होते हैं, दिखाई देते हैं, सर्विसेज हमें सिर्फ महसूस होती है। यू कैन नॉट फिजिकली सी द सर्विसेज कि वो रिसीव हुई कि नहीं, इसलिए रिसीव की पॉइंट के जगह पे हम ले लेते हैं सेल्फ इनवॉइसिंग का पॉइंट। तो मैम जब भी सप्लायर अनरजिस्टर्ड होता है और किसी रजिस्टर्ड पर्सन को आरसीएम सर्विसेज देता है तो वो रजिस्टर्ड पर्सन सेल्फ इनवॉइसिंग कर लेता है। तो जो भी सेल्फ इनवॉइसिंग की डेट है, या तो फिर जिस भी दिन इस आरसीएम सर्विस का पेमेंट करा है, या तो फिर मैम इनवॉइस से 61st डे, गुड्स में 31st आता है, यहाँ पे 61st डे आ जाता है, विच एवर इज अर्लियर है वो अपना टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। अगर सप्लायर ने इनवॉइस इशू ही नहीं किया मानो तो ये पॉइंट कट जाएगा, सेल्फ इनवॉइसिंग या पेमेंट अर्लियर ले लो। सप्लायर ने इनवॉइस इशू करा है मैम, आपने सेल्फ इनवॉइसिंग नहीं करा तो इनवॉइस से 61st डे और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर ले लो। तो जो भी डेटा आपके पास अवेलेबल है बेसिकली उसको पुट करो और अर्लीस्ट को टाइम ऑफ सप्लाई मान लो। एक बात बताओ मैम, जब हम लोग
नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से इंडिया में कोई भी सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं, अगर हम लोग कोई भी सर्विसेज इंपोर्ट कर लेते हैं तो क्या उस पे भी आरसीएम लगता है? हाँ मैम। तो क्या वहां पे भी नॉर्मल सेक्शन 13(3) लगना चाहिए? हाँ। तो अगर आपने कोई भी सर्विसेज इंपोर्ट कर लिया तो आपको इंडिया में आरसीएम भरना पड़ता है, तो अगेन आपका टाइम ऑफ सप्लाई 13(3) के हिसाब से ही आएगा। लेकिन अगर आपने अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज से इंपोर्ट करा है, क्वेश्चन विल टेल यू स्पेसिफिकली, डोंट वरी, तो हम बोलेंगे मैम कि नॉर्मल सारे इंपोर्ट्स के लिए, नॉर्मल सारे इंपोर्ट्स के लिए आपको यहाँ पे सेक्शन 13(3) ही लगाना है, यही डेट के हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। हावेवर मैम, हम बोल रहे हैं कि अगर आपने अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज से इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर लिया है तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कि आपको ये नॉर्मल प्रोविजन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जिस भी दिन आप बुक्स के अंदर ये इंपोर्ट की एंट्री करोगे या जिस भी दिन आप पेमेंट कर दोगे, विच एवर इज अर्लियर है, उसे आप स्ट्रेट अवे टाइम ऑफ सप्लाई मान सकते हो। नॉर्मल इंपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए नॉर्मल 13(3) लगाना है, लेकिन मैम अगर एसोसिएट एंटरप्राइज से इंपोर्ट करते हैं तो ऐसे केस में जिस दिन बुक्स में वो इंपोर्ट की एंट्री कर रहे हैं या तो फिर जिस भी दिन पेमेंट कर रहे हैं, विच एवर इज अर्लियर होगा, वो टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। अब मैम दोनों आरसीएम में, गुड्स में और सर्विस में, दोनों आरसीएम में मानो कि इसमें से कुछ भी अवेलेबल नहीं है मैम। हमने किस दिन गुड्स रिसीव करे हमें नहीं याद है मैम, हमने कैश में पेमेंट कर दिया था, पेमेंट की डेट अवेलेबल नहीं है, सप्लायर ने कोई इनवॉइस इशू नहीं किया तो वहां से 31st डे 61st डे गिन नहीं सकते मैम। जो भी प्रोविजंस है ना, सब कुछ नॉट अवेलेबल है। तो एक लास्ट ऑप्शन आपके पास ये बचता है कि जिस भी दिन रेसिपिएंट अपनी बुक्स में परचेज की एंट्री करता है गुड्स के लिए या एक्सपेंस की एंट्री करता है सर्विस के लिए, उसे आप क्या मान लो? फिर लास्ट ऑप्शन, उसे आप टाइम ऑफ सप्लाई मान लो। मैम लेटस से मैंने रॉ कॉटन एग्रीकल्चरिस्ट से परचेज करा, बीइंग अ रजिस्टर्ड पर्सन आरसीएम लगता है, तो मैम मैं क्या करूंगी? रॉ कॉटन परचेज अकाउंट डेबिट टू लेटस से मिस्टर ए एग्रीकल्चरिस्ट, ये एंट्री जिस दिन आपने अपनी बुक्स में करी ना, लास्ट ऑप्शन वो है कि फिर आप इसी को टाइम ऑफ सप्लाई मानो। पेमेंट में हम जो एंट्री की बात करते हैं वो पेमेंट की बात करते हैं, राइट? कि आप जब भी मिस्टर ए टू बैंक की एंट्री करोगे उसको पेमेंट करने के लिए, या आपके बैंक से एक्चुअली पैसा चला जाएगा जो भी अर्लियर होगा, वो आपका डेट ऑफ पेमेंट बनता है। तो ये एंट्री पेमेंट की एंट्री की बात कर रही है। अभी मैं जो रेसिडुअरी पॉइंट बता रही हूँ वो ये बता रही हूँ कि मैम कुछ भी अवेलेबल नहीं है, पेमेंट लेट से करा ही नहीं है, कैश में कर दिया, याद नहीं है, रिसीव कब हुए पता नहीं, इनवॉइस सामने वाले ने दिया नहीं, कुछ भी ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपने कोई चीज परचेज करी है या लेटेस्ट से आपने स्पॉन्सरशिप, लीगल सर्विस, कोई भी खर्चा करा है आरसीएम वाला, तो उसकी परचेज या एक्सपेंस की एंट्री तो बुक में करोगे। हाँ, तो जिस दिन वो एंट्री कर दो, लास्ट ऑप्शन ये है कि आप उसी को क्या करो? टाइम ऑफ सप्लाई मान लो। राइट मैम। उसके बाद वाया एन अमेंडमेंट सेक्शन 12(4) एंड सेक्शन 13(4) जो वाउचर के रिलेटेड थे वो अब ओमिट हो चुके हैं, हमें नहीं पढ़ने हैं। सो 12(4) एंड 13(4) आर नाउ ओमिटेड फ्रॉम May 2026 ऑनवर्ड्स एग्जामिनेशन। राइट मैम। तो अब आता है सेक्शन 12(5) और सेक्शन 13(5) जो बात करता है रेजिड्यूअरी पॉइंट की, कि मतलब मैम कोई तो पेमेंट्स करने आ रहे हैं बट इट इज नीदर फॉरवर्ड चार्ज नॉर रिवर्स चार्ज, कहीं और कवर नहीं हो रहा, बट फिर भी लेटस से मैम कुछ गड़बड़ कर दी थी, कुछ कांड कर दिया था, पकड़े गए, अब कोई पेमेंट करना आ रहा है, तो फिर उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या माने? तो अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो तो जो भी आपका रिटर्न भरने का ड्यू डेट होगा उसी को टाइम ऑफ सप्लाई मान लेना। अनरजिस्टर्ड हो तो रिटर्न भी नहीं भरना होता है, तो फिर मैम कोई ऑप्शन ही नहीं है, जिस भी दिन पेमेंट करेंगे उसी को टाइम ऑफ सप्लाई मानना पड़ेगा। सो 12(4) 13(4) ओमिटेड। रेसिड्यूअरी केस बोलता है कि रजिस्टर्ड पर्सन के लिए उसका ड्यू डेट ऑफ रिटर्न और अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए जिस भी दिन आप टैक्स का पेमेंट करोगे उसी को टाइम ऑफ सप्लाई मान लेते हैं। एंड लास्ट मैम 12(6) और 13(6) बोलता है कि अगर हमारी ओरिजिनल सप्लाई के रिलेटेड हमें कोई भी इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस कुछ भी पे करनी आती है, तो मैम जिस दिन ये इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस एक्चुअली रिसीव हो जाती है उसी को हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। लेट्स से मैंने आप लोगों को ये मोबाइल फोन बेचा और मैंने बोला कि भाई मेरे को 2 महीने में इसका पेमेंट मिल जाना चाहिए, नहीं तो फिर एवरी डे का जितना डिले होगा मैं पेनल्टी लूंगी, मैं 12% के हिसाब से इंटरेस्ट लूंगी। तो हम बोल रहे हैं कि मान लो आपने पेमेंट 2 महीने में नहीं किया, इंटरेस्ट लगना चालू हो गया है बट एक्चुअली रिसीव नहीं हुआ, तो टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आएगा। जिस दिन वो इंटरेस्ट मेरे हाथ लग जाए, मुझे रिसीव हो जाए, तो जो भी ओरिजिनल रेट गुड्स या सर्विसेज पे एप्लीकेबल थी वो सेम रेट इस इंटरेस्ट पे भी एप्लीकेबल हो जाएगी, और ये इंटरेस्ट जब मुझे हाथ लग जाएगा उस एग्जैक्ट सेम डे जब मुझे रिसीव हो जाएगा, आई विल से कि टाइम ऑफ सप्लाई आ गया है। राइट मैम।
विद दिस वी फिनिश एंटायर सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13। एक बार 2 मिनट में बुक से पूरा रीड करवा देती हूँ। सो मैम टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स 12(1) बोलता है जब भी टाइम ऑफ सप्लाई आएगा लाइबिलिटी टू पे अराइज हो जाएगी। गुड्स के फॉरवर्ड चार्ज में अगर आप नॉर्मल हो तो इनवॉइस लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, पेमेंट की डेट इरेलीवेंट होती है। बट कॉम्पोजिशन और स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के लिए इनवॉइस लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। पेमेंट में ऑप्शन होगा अप टू 1000 रुपीज आप पेमेंट की डेट को इग्नोर करके नॉर्मली भी टाइम ऑफ सप्लाई निकाल सकते हो। पेमेंट मतलब बुक या बैंक विच एवर इज अर्लियर। 12(3) आरसीएम बोलता है जिस दिन गुड्स रिसीव हो जाए, जिस दिन पेमेंट कर रहे हो या डे फॉलोइंग 30th डे या फिर नॉर्मल इनवॉइस से 31st डे विच एवर इज अर्लियर। अगर आरसीएम में आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो जिस भी दिन आप परचेज की एंट्री करोगे वही क्या बन जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। पेमेंट अगेन वही बुक बैंक अर्लियर। और आरसीएम में 1000 रुपए तक के स्मॉल एडवांसेस का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। दोनों फॉरवर्ड चार्ज में मिलता है, दोनों रिवर्स चार्ज में 1000 रुपए तक का कोई बेनिफिट नहीं मिलता। 12(4) इज ओमिटेड। 12(5) रेसिडुअरी पॉइंट रजिस्टर्ड पर्सन के लिए ड्यू डेट, अनरजिस्टर्ड के लिए डेट ऑफ पेमेंट। और इंटरेस्ट जिस दिन एक्चुअली रिसीव हो जाए वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई होता है। सेक्शन 13 सर्विसेज के लिए अगेन वही बोलेंगे कि लायबिलिटी टू पे अराइज होगी जब टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। फॉरवर्ड चार्ज में अगर इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ है तो इनवॉइस पेमेंट अर्लियर, नहीं तो फिर सर्विस पेमेंट अर्लियर। कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो जिस दिन रेसिपिएंट अपने बुक्स में एक्सपेंस की परचेज की एंट्री करे वही टाइम ऑफ सप्लाई। 1000 रुपए तक के स्मॉल एडवांसेस का फॉरवर्ड चार्ज में ऑप्शन मिलता है। फॉरवर्ड चार्ज में 1000 रुपए तक के स्मॉल एडवांसेस का हमें ऑप्शन मिलता है। ये थोड़ा वियर्ड पॉइंट है बट ये ऐसा ही है कि मैम फॉरवर्ड चार्ज सर्विसेज में अगर कोई भी डेट कुछ भी हमारे पास प्रॉपर्ली रेलेवेंटली अवेलेबल नहीं है तो रेसिपिएंट को पूछ लेंगे कि तूने कब अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करा, उसको फिर हमें टाइम ऑफ सप्लाई मानना रहता है। हाँ मैम। सर्विसेज का आरसीएम बोलता है पेमेंट 61st डे या जिस भी दिन सेल्फ इनवॉइसिंग करा है विच एवर इज अर्लियर। कुछ अवेलेबल नहीं है तो जब भी बुक्स में एक्सपेंस की एंट्री करोगे वही टाइम ऑफ सप्लाई। और 1000 रुपए तक का स्मॉल एडवांस का कोई बेनिफिट नहीं मिलता। डेट ऑफ पेमेंट इज बुक बैंक विच एवर इज अर्लियर। इम्पोर्ट नॉर्मल सारे इंपोर्ट पे नॉर्मल सेक्शन 13(3) लगता है बट एसोसिएट एंटरप्राइज से इंपोर्ट करते हैं तो जिस दिन बुक्स में इंपोर्ट की एंट्री कर रहे हैं या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर बन जाता है टाइम ऑफ सप्लाई। 13(4) omitted, रेसिड्यूरी डन एंड इंटरेस्ट पेनल्टी डन। Entire section 12 and 13 you just need 2 minutes to recall everything. Then ma'am छोटा clarification which is about NHAI के हाइपर एन्युटी हाइब्रिड एन्युटी मोड मॉडल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो मैम NHAI कौन है? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो मैम ये लोग जब हाईवे बनाने का टेंडर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, तो सिर्फ हाईवे बनाने का नहीं, हाईवे को मेंटेन करने का भी कॉन्ट्रैक्ट साथ में दे देते हैं जिसका टेन्योर 15, 17, 20 कुछ भी ईयर्स हो सकता है कि तुम्हें ये हाईवे को कंस्ट्रक्ट भी करना है, रोड को बनाना भी है और इसे मेंटेन भी करना है। मैम ये क्या हो जाता है? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि इतने टाइम तक ये सर्विस चलती रहती है। तो मैम इसका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालना है उसके रिलेटेड प्रोविजन है। मैम नॉर्मल जनरल प्रोविजन लगाओ। 13(2) फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। पूछो इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ है कि नहीं हुआ है। मैम वो कैसे पता चलेगा? तो मैम कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में अपन सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना कि क्या ड्यू डेट ऑफ पेमेंट असर्टेनेबल है। हाँ मैम गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है तो ड्यू डेट तो असर्टेनेबल होगा ही कि भाई इस ड्यू डेट तक इतना पेमेंट होगा या इतना रोड बन जाएगा, इतना इवेंट होने पे इतना पेमेंट होगा। तो वो जिस भी दिन आपका ड्यू डेट आएगा वही आपका लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस हो जाएगा। तो उसके हिसाब से चेक कर लो, अगर इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ है तो इनवॉइस पेमेंट अर्लियर ले लो, नहीं टाइम पे इशू हुआ है तो सर्विस पेमेंट विच एवर इज अर्लियर ले लो। यानी बेसिकली ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे हम कोई भी नॉर्मल कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस को ट्रीट करेंगे कि उसका लास्ट डेट ऑफ पेमेंट, लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस निकालेंगे, उससे चेक कर लेंगे इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ कि नहीं और टाइम ऑफ सप्लाई निकाल लेंगे। वैसे ही आपको निकालना है जैसे आप किसी भी नॉर्मल कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए निकालोगे। मैम इसमें जो इंटरेस्ट इन्वॉल्व होंगे क्योंकि पेमेंट ओवर अ पीरियड होते हैं, क्या वो इंटरेस्ट भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेंगे? हाँ बन जाएंगे मैम, क्योंकि ओरिजिनल सप्लाई अगर टैक्सेबल है तो उसके रिलेटेड जो भी इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फीस होता है वो सब मेन वैल्यू में ऐड होकर ओरिजिनल रेट ऑफ टैक्स से टैक्सेबल हो जाता है। सो यू कैन एक्चुअली स्ट्राइक दिस ऑफ, ये बिना पढ़े भी आपको आता है। ट्रीट इट जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। इज इट डन एवरीवन? से यस मैम। देन उसके बाद मैम एक स्पेक्ट्रम यूसेज का भी एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आ भी चुका है एग्जाम में बट क्योंकि है
तो वील जस्ट गो थ्रू इट वंस। तो हम सिंपल बोल रहे कि गवर्नमेंट जब भी कोई नेचुरल रिसोर्सेज के राइट एलोकेट करती है तो वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल होता है। वी सी दिस इन आरसीएम चैप्टर दैट गवर्नमेंट गिविंग ऑल दीज राइट्स टू बिजनेस एंटिटीज, इट इज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। तो मैम गवर्नमेंट जैसे स्पेक्ट्रम एलोकेट करती है, जो टेलीकॉम कंपनी से उन्हें स्पेक्ट्रम एलोकेट करा जाता है, उसके लिए जो पेमेंट्स करने होते हैं उस पर भी आरसीएम लगता है मैम। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक रूल बता दिया है कि भाई तुम्हें टाइम ऑफ सप्लाई इसी तरीके से निकालना है, पेमेंट ड्यू या पेमेंट मेड, विच एवर इज अर्लियर। अब एक्चुअली अगर आप पूरा प्रोविजन अप्लाई करने जाओगे ना तो भी आंसर यही आएगा, क्योंकि मैम अगर अपफ्रंट पेमेंट करना है या तुम्हें टुकड़ों टुकड़ों में पेमेंट करना है, आरसीएम लगता है। मैम आरसीएम के लिए हम बोलेंगे कि जिस भी दिन पेमेंट हुआ या जिस भी दिन आपका इनवॉइस से 61st डे है, विच एवर इज अर्लियर आपको लेना है। अब मैम इनवॉइस से 61st डे अगर हम देखेंगे तो वो हमेशा बाद में ही आएगा, क्योंकि इनवॉइस खुद पेमेंट से लिंक्ड होती है एंड गवर्नमेंट के पेमेंट्स टाइम पे हो जाते हैं। मतलब गवर्नमेंट ने खुद ने बोला कि तुम इतना कंफ्यूजन मत लो, तुम इतना भसड़ में पड़ो ही मत। मेक इट वेरी सिंपल कि अगर गवर्नमेंट कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज के राइट्स एलोकेट कर रही है या स्पेक्ट्रम एलोकेशन हो रहा है, अपफ्रंट पेमेंट एक साथ होने वाला हो या टुकड़ों टुकड़ों में डेफर्ड पेमेंट होने वाला हो, हर सिचुएशन में तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई एकदम सिंपल है, जिस दिन पेमेंट करा या जिस दिन पेमेंट ड्यू है, विच एवर इज अर्लियर। जिस दिन पेमेंट करा या जिस दिन पेमेंट ड्यू है, विच एवर इज अर्लियर है, वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। फिनिश, वेरी सिंपल, यू हैव टू लर्न दिस इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, राइट। एंड उसके बाद द लास्ट सेक्शन फॉर द चैप्टर विच इज सेक्शन नंबर 14, रेट चेंज का सेक्शन। तुमसे पूछा गया टाइम क्या हो रहा है, तुमने बोला जिंदगी की 12 बजी है। अरे यार ऐसा कैसा जवाब दे दिया तुमने तुरंत से 13 नंबर के सेक्शन में, सेक्शन 13 सर्विसेज आ गया। मैम 14 ने बोला कि हटाओ यार, हालात बदलो, जज्बात बदलो, ऐसे नेगेटिव नहीं रहते लाइफ में, ऐसे क्यों बोल रहे हो कि 12 बजी है, हालात बदल दो, जज्बात बदल दो। सो मैम सेक्शन 14 हम पढ़ते हैं रेट चेंज का सेक्शन, जहाँ पे हम बोलते हैं कि मैम टोटल 3 इवेंट इन्वॉल्व होते हैं, सप्लाई, इनवॉइस और पेमेंट। किसी भी ट्रांजैक्शन में 3 इवेंट इन्वॉल्व है, सप्लाई, इनवॉइस और पेमेंट। अगर कोई भी एक हो गया, दो बाकी है, दो हो गया, एक बाकी है, और बीच में नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट अगर रेट चेंज कर दे तो मुझे कौन सा रेट लगाना है, टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा, ये हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 14 में। तो आपको सिंपली करना क्या है, मेजॉरिटी रूल लगाना है कि मैम आज जिस भी दिन रेट चेंज हुई, आज जिस भी दिन रेट चेंज हुई उसके पहले अगर कोई भी 2 इवेंट हो गए हैं, मान लो सप्लाई और इनवॉइस हो चुका है, बस पेमेंट बाकी है, सप्लाई और पेमेंट हो गया, बस इनवॉइस बाकी है, इनवॉइस भी इशू हो गया, पेमेंट भी हो गया, मैम एडवांस खाली सप्लाई देना बाकी है, तो तीनों में से कोई भी 2 चीज अगर रेट चेंज के पहले हो चुकी है तो आपको ओल्ड रेट ऑफ टैक्स ही लगाना है। लेकिन 3 में से कोई भी 2 चीज अगर रेट चेंज के बाद होती है मैम, तो हमें क्या करना है, न्यू रेट लगा देना है। तो सिंपल मेजॉरिटी रूल के हिसाब से एक टाइमलाइन ड्रॉ कर लेने की, टाइमलाइन ड्रॉ करके सबसे पहले प्लॉट कर लो रेट चेंज किस दिन हो रहा है। फिर क्वेश्चन में जो जो डेटा दिया है, मान लो मैम सप्लाई इस दिन पे हुआ है, साथ में इनवॉइस इस दिन पे हुआ, बस पेमेंट बाकी था बाद में हुआ, मैम 2 चीजें पहले हो गई ना तो ओल्ड रेट आ जाएगा। लेट अस से मैम आज रेट चेंज हुआ है, इनवॉइस इस दिन इशू करा, पेमेंट भी हो गया था मैम, बस एक सप्लाई देनी बाकी थी जो रेट चेंज के बाद हुई है, तो ओल्ड रेट आ जाएगा। मैम बस खाली एडवांस पेमेंट मिला था मैम, इस दिन रेट चेंज हुआ, सप्लाई और इनवॉइस दोनों ही बाद में है मैम, तो न्यू रेट आ जाएगा। सो इट इज वेरी सिंपल, यू हैव टू ड्रॉ अ टाइमलाइन एंड प्लॉट किस दिन रेट चेंज हो रहा है, उसके बाद सप्लाई, इनवॉइस और पेमेंट तीनों के डेट्स को आप प्लॉट कर दो। 3 में से 2 चीज रेट चेंज के पहले है तो ओल्ड रेट, 2 चीजें रेट चेंज के बाद है तो न्यू रेट लग जाएगा। मैम टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा, सबसे पहले आप सप्लाई को क्या कर लो, फिक्स। मान लो मैम सप्लाई बिफोर रेट चेंज है, अब मैम कोई भी एक चीज और अगर बिफोर हो जाए, मान लो इनवॉइस भी बिफोर है, 2 चीजें पहले हो गई, ओल्ड रेट लग जाएगा और इनवॉइस का ही डेट बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। मान लो मैम इनवॉइस बाद में था, सप्लाई पहले और पेमेंट भी पहले, तो डेट ऑफ पेमेंट बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। यानी आपको करना क्या है, आपको सप्लाई को फिक्स करना है कि मैम सप्लाई बिफोर है, उसके साथ कोई भी एक और चीज बिफोर में मैच हो जाए तो ओल्ड रेट आ जाएगा, क्योंकि 2 चीज बिफोर हो गई मैम, और जो भी सप्लाई के साथ मैच होगा वही टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। इनवॉइस मैच हुआ तो डेट ऑफ इनवॉइस विल बी टाइम ऑफ सप्लाई, पेमेंट मैच हुआ तो डेट ऑफ पेमेंट विल बी टाइम ऑफ सप्लाई। अगर मैम सप्लाई आफ्टर रेट चेंज हुई है तो उसे आफ्टर में फिक्स कर लो, उसके साथ कुछ और मैच हो रहा है, हाँ मैम इनवॉइस आफ्टर था या पेमेंट आफ्टर था, 2 चीजें आफ्टर हो गई तो न्यू रेट लग जाएगा, और जो भी सप्लाई के साथ मैच होता है उसी को क्या बना देंगे, टाइम ऑफ सप्लाई।
तो बहुत सिंपल है मैम, पहले टाइमलाइन बनाओ, रेट चेंज का डेट प्लॉट करो, फिर सप्लाई, इनवॉइस, पेमेंट तीनों को प्लॉट कर दो। देखो सप्लाई कहाँ पे है सबसे पहले, बिफोर की आफ्टर, उसके साथ कुछ और मैच हो रहा है क्या, हाँ, तो वही बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। बट मैम सप्लाई अकेला रह गया, खाली सप्लाई बिफोर रेट चेंज था, इनवॉइस पेमेंट दोनों बाद में थे, या खाली सप्लाई आफ्टर रेट चेंज था, इनवॉइस पेमेंट दोनों पहले थे, तो ऐसे केस में सप्लाई के साथ कुछ भी मैच नहीं हो रहा, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। अगर सिर्फ सप्लाई बिफोर है, इनवॉइस पेमेंट दोनों आफ्टर है, मतलब न्यू रेट आएगा, 2 आउट ऑफ 3 थिंग्स बाद में है, और जो भी अर्लियर वो टाइम ऑफ सप्लाई। खाली सप्लाई आफ्टर है मैम, इनवॉइस पेमेंट दोनों बिफोर है, तो अगेन यू टेक विच एवर इज अर्लियर, वो बन जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। राइट मैम, तो ये क्विक ट्रिक मैंने यहाँ लिख रखी है कि सप्लाई इनवॉइस पेमेंट में से दो चीज बिफोर रेट चेंज है तो ओल्ड रेट, दो चीजें आफ्टर रेट चेंज है तो आपको न्यू रेट लगाना है। जो सप्लाई के साथ मैच होता है वही टाइम ऑफ सप्लाई बनता है, बट कुछ मैच नहीं हो रहा मैम, सप्लाई अकेला है और इनवॉइस पेमेंट साथ में है, तो दोनों में से विच एवर इज अर्लियर ले लो। बट मैम गुड्स के केस में कभी भी अगर इनवॉइस लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस से लेट इशू हुई है एज पर सेक्शन 31, तो फिर जो भी लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस थी उसी को टाइम ऑफ सप्लाई मानना पड़ता है। गुड्स के केस में हम बोलेंगे कि अगर इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ है तो जो लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस है उसी को टाइम ऑफ सप्लाई मानो। बाकी सब जगह पे यहाँ पे अगर आप सेक्शन 14 अप्लाई कर रहे हो तो 12-13 को भूल जाओ। 12-13 में जो भी प्रोविजंस थे, फॉरगेट एवरीथिंग कि मैम पेमेंट की डेट तो गुड्स में रेलेवेंट होती नहीं है, होती है नहीं होती है, फॉरगेट एवरीथिंग। अगर रेट चेंज का क्वेश्चन है तो खाली सेक्शन 14 को दिमाग में रखना है, 12 और 13 को भूल जाना है। 14 के हिसाब से टाइमलाइन ड्रॉ करके यू विल टेक डिसीजन अबाउट टाइम ऑफ सप्लाई। बस गुड्स में ध्यान रख लेना कि गुड्स कभी भी लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस से लेट अगर गुड्स का इनवॉइस इशू हुआ है तो जो लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस होगी वही टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। अब मैम पेमेंट में अपन ने पूरे सेक्शन 12 और 13 में हर जगह पे पढ़ा कि पेमेंट मतलब बुक या तो बैंक विच एवर इज अर्लियर, बुक एंट्री बैंक क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर होगा, वही हमारा डेट ऑफ पेमेंट होगा। सेक्शन 14 में भी डेट ऑफ पेमेंट ऐसे ही निकलेगा। सेक्शन 14 भी यही बोलता है कि डेट ऑफ पेमेंट मतलब बुक एंट्री या बैंक क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, लेकिन एक कंडीशन है, जिस दिन रेट चेंज हुआ, माइंड इट, हाँ, बुक एंट्री से 4 दिन नहीं देखने हैं, आई रिपीट, बुक एंट्री जिस दिन करी वहां से 4 दिन नहीं देखने हैं, रेट चेंज जिस दिन हुआ है, रेट चेंज जिस दिन हुआ है, यहाँ पे आप वर्किंग मेंशन कर लो, वैसे तो डीम्ड है कि बैंक है तो वर्किंग होगा, बट बच्चों को नहीं क्लिक होता है तो आप लिख लो कि मैम जिस दिन रेट चेंज हुआ है वहां से 4 वर्किंग डेज के अंदर अंदर पैसा बैंक में क्रेडिट हुआ है क्या, अगर हाँ तो फिर योर डेट ऑफ पेमेंट विल बी बुक एंट्री बैंक क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। नहीं मैम, रेट चेंज से 4 वर्किंग बाद एक्चुअली बैंक में पैसा आया है, तो जिस दिन एक्चुअली बैंक में पैसा आएगा उसे हम क्या मानेंगे, डेट ऑफ पेमेंट। सेक्शन 12 सेक्शन 13 में कुछ नहीं करना है, नॉर्मल बुक बैंक अर्लियर आपका डेट ऑफ पेमेंट बन जाएगा। बट 14 में लोग हो सकता है बुक की डेट को चेंज कर ले, मैनिपुलेट कर ले, ओल्ड रेट न्यू रेट का बेनिफिट लेने के लिए, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि अगर रेट चेंज से 4 वर्किंग डेज में पैसा एक्चुअली बैंक में क्रेडिट हो गया तो आप बुक या बैंक नॉर्मली विच एवर इज अर्लियर ले सकते हो। नहीं मैम 4 दिन बाद पैसा बैंक में आया है तो जिस दिन एक्चुअली बैंक में पैसा आएगा वो आपका डेट ऑफ पेमेंट माना जाएगा। फिर उस डेट ऑफ पेमेंट को यहाँ पे प्लॉट करो और सेक्शन 14 का टाइम ऑफ सप्लाई निकालो। Done, ma'am. Very simple. Half an hour is the maximum that you need to revise entire chapter. इसका क्वेश्चन सॉल्विंग थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज डेट्स को प्लॉट करना और फिर whichever is earlier निकालना, उसके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस लगता है। सो मेक श्योर आफ्टर सीइंग दिस रिविजन आप थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो। यूट्यूब पे इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो भी है विच विल हेल्प यू आउट। 3-4 क्वेश्चन करके देख लोगे कि डेट्स आपको रखनी आ रही है कि नहीं, तो इट विल बी वेरी सिंपल फॉर यू। बट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले आपको प्रोविजन याद होने जरूरी होने चाहिए, बिकॉज एक क्वेश्चन में 5-6-7 डेट्स वो लोग दे सकते हैं, ऑर्डर इस दिन दिया, पेमेंट इस दिन हुआ, इनवॉइस इस दिन। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि अगर गुड्स है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है, मतलब भले 10 डेट दी है, मुझे खाली इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस ही चाहिए, पेमेंट वगैरह से मुझे मतलब ही नहीं है। तो जो इररेलेवेंट डेटा है उसे इग्नोर करना आना चाहिए, जिसके लिए आपको पूरा टाइम ऑफ सप्लाई याद होना चाहिए। अगर सारे सेक्शन के प्रोविजंस याद है तो आप डेट को पिक करके फिल करके और टाइम ऑफ सप्लाई निकाल पाओगे। सो दिस चैप्टर इज प्रैक्टिकल बट लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वर्ड टू वर्ड पूरा प्रोविजन याद होगा तो ही आप उस डेट को आउट ऑफ द गिवन डेटा सिलेक्ट कर पाओगे।
Then I hope you guys enjoyed the session. आपको फटाफट से पूरा time of supply एकदम refresh हो गया होगा. Solve questions. We'll meet in some another revision video. All the best for exams. Keep studying. Till then, take care and bye bye everyone.